नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में समझेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी पार्ट 3। अगर आपके आसपास अवेलेबल हो तो आप पेन और पेपर से वीडियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रीवियस पार्ट के होमवर्क या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। चलिए वीडियो को देखते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन ये था कि मैप को देखकर बताइए कि भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। जैसा कि आप इस इमेज में क्लियरली देख पा रहे हो, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा ग्लोब पर होती है, जो भारत को लगभग मध्य से काटती हुई गुजरती है। अब आपको ये बताना था कि किन किन राज्यों से, यानी कि राज्यों के नाम आपको बताने थे जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसके लिए आप या तो राज्यों को सीक्वेंस में याद कर सकते हैं, यहां से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस तरीके से, या फिर अगर आप चाहें तो एक सिंपल ट्रिक के माध्यम से भी आप इनको याद रख सकते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, मित्र पर गमछा झार, यानी कि मी यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है मिजोरम को, त्र से त्रिपुरा, फिर आता है पर जिसका मतलब है प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, गमछा में ग का मतलब है गुजरात, म का मतलब है मध्य प्रदेश और छा का मतलब है छत्तीसगढ़। इसी प्रकार अंतिम जो वर्ड है, अंतिम जो शब्द है, उसका मतलब है झार से झारखंड। तो इस प्रकार से आप इजीली याद रख सकते हैं कर्क रेखा से गुजरने वाले भारतीय राज्यों को। ठीक है, आप चाहे तो इस सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, या फिर पीछे से इस तरफ को, या फिर आप चाहे तो इस ट्रिक के माध्यम से भी इन्हें याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे हमारा टॉपिक है मानचित्र या मैप। मानचित्र या मैप पृथ्वी की सतह या इसके किसी पर्टिकुलर भाग का वह चित्र है जिसे स्केल की सहायता से बनाया गया हो। और जब कई सारे मानचित्र या फिर मैप्स को मिलाया जाता है तो वह एटलस कहलाता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? बहुत बढ़िया। यानी कि मानचित्र या मैप हम उस पर्टिकुलर एक पेज को, 2D इमेज को कहेंगे जो पृथ्वी की सतह या फिर उसके फिजिकल ऑब्जर्वेंस हो, या फिर उसका नदियां, पठार, प्लेट्यू, या फिर कोई ज्योग्राफिकल कंडीशन बता रहा हो। इन सभी पर्टिकुलर भागों के वो चित्र जो स्केल की सहायता से बनाए जाते हैं, यानी कि जिसपे पर्टिकुलर स्केल दिखाया गया होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, इस प्रकार से लिखा होता है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा होगा स्केल बना हुआ मैप के इस भाग में या फिर इस भाग में। तो वो ही होता है एक अच्छा मैप या फिर आदर्श मानचित्र। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कि कितने प्रकार के मैप होते हैं या फिर कौन कौन से मानचित्र हमें देखने को मिलते हैं। पहला है भौतिक मानचित्र या फिजिकल मैप्स। ऐसे मैप्स जिनमें अर्थ की या किसी और प्लेनेट की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, महासागर, नदियां, मैदान आदि को दिखाया जाए, वो सभी प्रकार के मानचित्र फिजिकल मैप्स या फिर भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। अब भौतिक या फिजिकल से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं आकार या फिर आकृतियों की बात कर रहा है, और पृथ्वी की सतह की आकृति या फिर आकार की बात हो रही है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी सतह की कोई भी फिजिकल जो भी आकृतियां हैं उनको दर्शाने वाले मानचित्र को हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। जैसे चांद का या फिर मार्स का, किसी धूमकेतु का, कोई कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? जैसे कि अगर आप इस इमेज में देखो तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप को दिखाया गया है, जो कि यहाँ पर पूरा प्लेन है। ठीक है, इसके पर्वत वगैरह नहीं दिखाए गए हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 फिजिकल क्वांटिटी दिखाई गई है, एक तो भूभाग और एक जल भाग।
ठीक है, तो क्योंकि हमने पढ़ा है कि महासागर यानी ओशंस और जो प्लेट्यू वगैरह होते हैं, पर्वत पठार मैदान, ये सभी फिजिकल मैप की क्वालिटीज होती हैं, तो ये एक फिजिकल मैप है। ठीक है, अब इसी को अगर आप और इलेबोरेट करके समझेंगे तो जैसे पर्वत, यहां पर हिमालयस की रेंज देख सकते हैं आप, ये हिमालय की रेंज है, इधर जाके खत्म होती है। ठीक है, और इसी प्रकार से पठार, पठार आप देख सकते हैं, छोटा नागपुर पठार यहां पे दिया गया है, प्लेट्यू जिसे हम कहते हैं, या फिर महासागर। अगर आप इस तरफ को देखेंगे नीचे की तरफ तो आपको दिखेगा भारत के दक्षिणतम छोर पर हिंद महासागर। ठीक है, नदियां जैसे आप देख सकते हैं यमुना, ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियां, और मैदान जैसे गंगा का मैदान। ठीक है, तो ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं किसी भी मैप की, वो उसको फिजिकल मैप या फिर भौतिक मानचित्र कहलाने की सभी क्वालिटीज को पूरा करती हैं। तो अब हमें क्लियर हो चुका है कि भौतिक मानचित्र क्या होते हैं और कैसे दिखते हैं। आगे चलते हैं, यहां पर अगला मैप है राजनीतिक मानचित्र या फिर पॉलिटिकल मैप। ऐसे मैप्स जिनमें गांवों, राज्यों या विश्व के अलग अलग देशों की सीमाएं दिखाई जाएं, वो सभी मैप पॉलिटिकल मैप कहलाते हैं। पॉलिटिकल मैप यानी कि आप इजी वे में अगर समझना चाहें तो जैसे कि अलग अलग सरकार हो, अलग अलग सरकार का मतलब है कि मान लीजिए राजस्थान में अलग सरकार है, गुजरात में अलग सरकार है, मध्य प्रदेश में अलग सरकार है। तो जो भी मैप राज्यों की या फिर देशों की सीमाएं दिखाता हो, जैसे आप यहां पर देखिए तो ये सीमा हमें दिखाती है पाकिस्तान की, भारत पाकिस्तान की सीमा, चाइना और इंडिया की सीमा, भारत नेपाल की सीमा, भारत भूटान की सीमा। तो जितने भी चाहे राज्य हो या गांव हो, जिला हो, कस्बे हो, कुछ भी हो, जो मैप उनकी सीमाएं दिखाएगा दूसरे अन्य राज्यों, कस्बों या देशों के कंपैरिजन में, वो सभी मैप पॉलिटिकल या फिर राजनीतिक मैप कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया, आपको इस इमेज से समझ में भी आ गया होगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला मानचित्र है विषयगत मानचित्र या फिर थीमेटिक मैप। कुछ मैप्स स्पेशल इंफॉर्मेशन बताते हैं, जैसे सड़क मैप, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग मानचित्र इत्यादि। ऐसे ही मैप्स को हम थीमेटिक मैप्स कहते हैं। थीमेटिक मैप्स यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा, वर्ड क्रैक कर रहा होगा माइंड में, कि किसी ना किसी थीम पर बेस्ड मैप्स होगा ये। ठीक है, थीमेटिक मैप्स यानी कोई ना कोई थीम होगी। जैसे मान लीजिए यहां पर आप इस इमेज में देख सकते हैं इंडिया एनुअल एवरेज रेनफॉल मैप, यानी कि यहां पर सिर्फ रेनफॉल की बात हो रही है। तो कोई एक थीम है पर्टिकुलर इस मैप की, कि वर्षा मानचित्र है पूरे भारत का। समझ में आई बात? जिस भी मैप में कोई पर्टिकुलर थीम आपको दिख जाए, जैसे कि भारत में कहां कहां सोने की खदानें हैं, कहां कहां हीरे की खदानें हैं, या फिर कहां कहां पेट्रोलियम उत्पाद निकलते हैं, या फिर रिफाइनरीज कहां कहां पर है, तो ये सभी ऐसे मैप्स कहलाते हैं थीमेटिक मैप या फिर विषयगत मैप, जिनका कोई पर्टिकुलर विषय हो। ठीक है, इस मैप्स में भी आप देख सकते हैं वेयर इज माई नेशनल हाईवे, यानी कि नेशनल हाईवेज जो भारत के हैं उन सभी को एक थीम बेस्ड एक मैप बनाया गया है। क्लियर हो गया पॉइंट? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। आगे कहता है कि मानचित्र या मैप्स के 3 घटक होते हैं। पहला है डिस्टेंस यानी दूरी, दूसरा है डायरेक्शन यानी दिशा, तीसरा है सिंबल यानी कि प्रतीक चिन्ह। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीनों चीजें आपको किसी भी आदर्श मानचित्र में देखने को मिल जाएंगी, और ये जरूरी भी होती है जिससे कि आप सटीक जानकारी हासिल कर पाए किसी भी मैप के थ्रू। इसको हम आगे और इलेबोरेट करेंगे, डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में। चलते हैं अगले पॉइंट पे। मैप पर एन से उत्तर दिशा या नॉर्थ को दर्शाया जाता है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो। हर मैप में दर्शाना जरूरी होता है जिससे कि उस मैप को समझा जा सके कि किस दिशा के संदर्भ में ये मैप जानकारी दे रहा है। ठीक है, जिससे हम बाकी दिशाओं का पता लगा सकते हैं। ये तो बहुत ही इजी बात है। अगर यहाँ पर मैं बताऊं नॉर्थ है, ईस्ट है, इधर वेस्ट होगा, इधर साउथ, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। कई बार मुझे भी दिक्कत आती थी शुरू में, न्यूज
NEWS ऐसे बना लीजिए आप, NEWS, इधर न्यूज लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे आपको बहुत आसानी से ये याद रहेगा आगे के लिए भी। यहां तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है। मुख्य 4 दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु या कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है। जैसे कि जो भी मुख्य 4 दिशाएं हमारी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इन चारों दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु या कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है। एनसीईआरटी में दिया गया है, हो सकता है कि इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये याद होनी चाहिए। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। जिन सिंबल से किसी बड़ी आकृति को मैप पर दर्शाया जाता है, जैसे रेलवे लाइन के लिए हम कुछ इस प्रकार की आकृतियां यूज करते हैं, तो ऐसे सिंबल्स को रूढ़ प्रतीक या कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। समझ में आई बात? जैसे कि कई बार आपने देखा होगा, कोई मैप दे दिया किसी राज्य का, उसमें रेलवे लाइन को दिशा दर्शाते हैं ऐसे ऐसे डॉट डॉट बना के, ठीक है ना, और ऐसे ऐसे लाइन बना देंगे तो वो रेलवे लाइन को दर्शा रहे। समझ में आई? मेन बात हमें पता चल गया कि जो भी सिंबल्स होते हैं किसी बड़ी आकृति को दर्शाते हैं, जैसे यहां पर हमने डिस्कस करा रेलवे लाइन के लिए ऐसा सिंबल, इन्हीं सभी सिंबल्स को हम कहते हैं रूढ़ प्रतीक या कन्वेंशनल सिंबल्स, ठीक है। और आपको मैप में देखने को मिलेगी सबसे बड़ी बात, इस प्रकार की मैप की, ठीक है। या तो आप इसको मैप की कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। एनसीईआरटी में कन्वेंशनल सिंबल्स या रूढ़ प्रतीक दिया गया है, तो मैं आशा करूंगा आप इसे ही याद रखें, और ये भी आपको पता होना चाहिए मैप की। माउंटेन्स के लिए कुछ इस प्रकार से यूज करते हैं, हाईएस्ट एलिवेशन के लिए इस प्रकार से सिंबल, रिवर के लिए, मतलब कि अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसी से मिलते जुलते आपको सिंबल देखने को मिलेंगे किसी भी मैप में, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अब जो आपको मैंने बात बताई थी पहले स्केल वाली, ठीक है, डिस्टेंस यानी कि दूरी, आपने कई बार देखा होगा मैप में लिखा होता है 1 इंच इज इक्वल टू 4 माइल्स, ठीक है। अब अगर मैं इसी मैप पे स्केल रख के देखूं, मैं मान के चलता हूं यही मेरे पास मैप अवेलेबल है और यहां पर दिया गया है 1 इंच इज इक्वल टू 4 माइल्स, ठीक है। 1 माइल में 1600 मीटर होते हैं। तो अब हम यहां पर देखते हैं क्या कह रहा है ये। अगर मैं इसे स्केल से नापूं, तो क्योंकि यहां पर तो इन्होंने 0.5 से स्टार्ट करा है, तो ये बनता है 2.5 इंच। इतनी दूरी पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी है 2.5 इंच, और 1 इंच बराबर में 4 माइल्स है, तो 2.5 इंच कितना हो जाएगा? 10 माइल्स। बहुत बढ़िया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्केल का क्या यूज है मैप पर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। इसी बीच में आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, विश्व का पहला मानचित्र एनेक्सीमेंडर ने बनाया था, जो कि ग्रीक विद्वान थे। आप इसके बारे में चाहें तो गूगल सर्च भी कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आगे चलते हैं। आगे पहला पॉइंट कहता है, जब भी किसी बड़े एरिया या क्षेत्रफल वाले भागों को, जैसे महाद्वीप, देश, महासागर आदि को मैप पर दर्शाना होता है, तो हम हमेशा स्मॉल स्केल का उपयोग करते हैं, ठीक है। यहां तक पढ़ा, समझ में आया? नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा समझेंगे। आगे पढ़ते हैं। जैसे अगर मैप पर भारत की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर दी गई है, जो एक्चुअल में लगभग 2933 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करती है, इन्हें स्मॉल स्केल मैप कहा जाता है। अब ये क्या कहना चाहते हैं भैया, उसे समझते हैं। ये कह रहे हैं कि हमने आपको ये मैप दे दिया, ठीक है, ये हमारे पास मैप दे दिया भारत का, ये हमारा प्यारा भारत है। अब यहां पर इन्होंने एक मैप दे दिया इस प्रकार से, इधर इन्होंने लिख दिया कि 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3000 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर मैं कोई स्केल रखूं कि भारत की चौड़ाई कितनी है नापने के लिए या मापने के लिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये चौड़ाई लगभग आएगी 10 सेंटीमीटर। मैं मान के चलते हैं 10 सेंटीमीटर आती है। तो असल में कोई 10 सेंटीमीटर थोड़ा है, भारत सिर्फ 10 सेंटीमीटर चौड़ा थोड़ी ना है। तो ये रिप्रेजेंट कर रही है 3000 किलोमीटर के डिस्टेंस को 10 सेंटीमीटर।
ठीक है, समझ में आई बात। जब भी हम किसी बहुत बड़े क्षेत्रफल वाले भागों या फिर महाद्वीप, देश, महासागर आदि को मैप पर अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम स्मॉल स्केल मैप का यूज करेंगे। आपको बस ये याद रखना है, जब भी किसी बड़े भूभाग, देश, महाद्वीप, महासागर आदि को मैप पर दिखाना है तो हम उसमें स्मॉल स्केल का यूज करेंगे, स्मॉल स्केल मैप का यूज करेंगे, ताकि कम से, ये देखो इस स्केल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, एक्चुअल में 3000 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि काफी छोटा स्केल हमने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, बात क्लियर हुई। बड़े महाद्वीपों को, बड़े भूभागों को दर्शाने के लिए स्मॉल स्केल मैप का यूज किया जाता है। यहां तक चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। जब भी किसी छोटे एरिया या क्षेत्रफल वाले भागों को, जैसे कोई गांव, कस्बा, जिला, शहर आदि को मैप पर दर्शाना होता है तो हम हमेशा लार्ज स्केल मैप का उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर मैप पर मुझे मुंबई की चौड़ाई जाननी है और वो दी गई है कि 10 सेंटीमीटर, जो एक्चुअल में लगभग 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करती है, तो इन्हें हम लार्ज स्केल मैप कहते हैं। समझ में आई बात? जब भी हम किसी छोटे एरिया वाले भूभाग को, क्षेत्रफल को मैप पर बड़ा करके दिखाएंगे, समझ में आ रही बात, तो उस समय हम लार्ज स्केल का उपयोग करते हैं। लार्ज स्केल का उपयोग किस प्रकार से? अब यहां पर भी 10 सेंटीमीटर दिया है, यहां पर भी 10 सेंटीमीटर दिया है, तो बड़ा क्या हुआ? बड़ा ये हुआ कि यहां पर 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 किलोमीटर है। समझ में आई बात? और यहां पर जो वैल्यू है 10 सेंटीमीटर की, वो 3000 किलोमीटर से। आप डिफरेंस देखो, छोटे से उससे आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये मान लेते हैं एक टुकड़ा है रोटी का, ठीक है, इसको मैंने ये भागों में काट लिया, 8 भाग बना लिए, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि एक रोटी का टुकड़ा बराबर में 8 भाग, ठीक है। ये जो एक रोटी का टुकड़ा है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 8 भागों को, सिंगल एक ये ही, ठीक है, इक्वल है सारे। लेकिन अब अगर मैं इस मैप के अकॉर्डिंग आपको समझाना चाहूं तो आप देखना, ये एक रोटी का टुकड़ा है और यहां पर ऐसे हजारों टुकड़े बन जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो ये काफी स्मॉल एरिया बताएगा, बहुत छोटा एरिया बताएगा, और यहां पर काफी बड़ा एरिया बता रहा है। तो इस डिफरेंस से आप समझ सकते हैं कि क्या लार्ज स्केल मैप है, क्या स्मॉल स्केल मैप है, उनका यूज क्या है, ठीक है, उनकी विशेषताएं क्या है। अगर आपको याद रखना है तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि बड़े क्षेत्रफल को अगर हम दिखाना है, महाद्वीप, देश इत्यादि को, तो हम स्मॉल स्केल मैप का यूज करेंगे। छोटा अगर हम कोई क्षेत्रफल दर्शाना है मैप पर, गांव, कस्बा, जिला, शहर, ठीक है, कुछ भी ऐसा जो छोटा हो देश से, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लार्ज स्केल मैप। क्लियर होगी बात? और आपको यह भी पता चल गया होगा इस फिगर से जो भी हमने बनाया कि लार्ज स्केल मैप हमेशा स्मॉल स्केल मैप की तुलना में ज्यादा डिटेल्स दिखाएगा। आप यहां पर देखो, सिंपल, ये हमारा क्या है, स्मॉल स्केल मैप। अगर मैं यहां पर देखूं तो मुंबई मेरे को यहां पर कहीं दिखेगा, महाराष्ट्र में, ठीक है, इधर। अब मुंबई को मैं ढंग से तो देख नहीं पा रहा, लेकिन जहां मैं इसको लार्ज स्केल मैप पर लेके आता हूं तो यहां पर मुझे मुंबई की काफी सारी डिटेल्ड ज्योग्राफिकल चीजें दिख सकती हैं, ठीक है, कि कहां पर क्या रोड है, ठीक है, कहां पर ये ग्रीनरी है, कहां पर रिवर्स है, कहां पर ओशंस है, ठीक है। तो ये सब आपको पता चल जाएगा, लार्ज स्केल मैप से ज्यादा डिटेल्स मिलेंगी। यहां तक क्लियर है? कुछ भी समझ में ना आया हो तो वीडियो को बैकवर्ड करके देखना, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे कहता है रेखा चित्र या स्केच क्या होता है? ऐसी ड्राइंग्स जो स्केल पे आधारित ना होकर सिर्फ याददाश्त पर आधारित हो। जैसे कि आप अपने फ्रेंड के घर का रास्ता बताना चाहते हैं किसी को A4 पेपर पे, जैसे मैं मानता हूं कि ये मैं हूं, ये मेरा दोस्त है। अब मैं किसी को, तीसरे इंसान को बता रहा हूं कि भैया मैं यहां से गया, यहाँ पे सब्जी वाला खड़ा था, वहां से इधर आया, राइट हुआ, फिर यहाँ से इतना गया, फिर यहाँ से इतना गया, फिर यहाँ पे शिव मंदिर के पास उसका घर है, ठीक है। तो ये जितने भी ऐसे मैप्स होते हैं जिनमें कि कोई स्केल का यूज नहीं होता, यानी कि सिर्फ याददाश्त पर आधारित है, वो सभी मैप्स कहलाते हैं रेखा चित्र या फिर ड्राइंग्स।
स्केच एक टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, खाका या प्लान, किसी छोटी जगह का लार्ज स्केल पर बनाया गया रेखा चित्र या डिजाइन या स्केच, जैसे किसी कमरे का या घर का इत्यादि का। इससे काफी ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है। अब आप देखो ये एक स्केच है, ठीक है। अब मैंने इसको, ऐसा तो है नहीं कि मैंने सेंटीमीटर इतना माना हो उतना नापा हो, तो ये एक टाइप का स्केच ही है, यहाँ पर मैंने स्केल का यूज नहीं करा, ठीक है। लेकिन जब ये एक घर का मैप है और मैंने इसको इतना इलेबोरेट कर दिया, इतना डिटेल्ड बना दिया, तो ये एक प्लान कहलाता है। जैसे आपके क्लासरूम का, ठीक है, या फिर जहां पर आप पढ़ते या पढ़ाते हो उस रूम का, जहां पर आप सोते हो वहां का, कभी भी ऐसा डिटेल्ड मैप आपको दिखे काफी बड़ा और बहुत ज्यादा डिटेलिंग हो जिसमें, उसको हम कहते हैं खाका या प्लान, ठीक है। यहां तक क्लियर है। और आपको एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में काम आने वाली चीज बता देता हूं, आपको पता भी होगा वैसे कि मैप बनाने वाले व्यक्ति को इंग्लिश में कार्टोग्राफर कहा जाता है और मैप बनाने की कला को कार्टोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपके लिए 2 होमवर्क के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट टाइप ऑफ मैप इज इन पिक्चर 1.1, चित्र 1.1 में किस प्रकार का मैप है। ये मैंने आपको इधर मैप दिया है, आपको इसे देख के बताना है कि कैसा मैप है, ठीक है, मैप के टाइप्स के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट टाइप ऑफ मैप इज इन पिक्चर 1.2, चित्र 1.2 में किस प्रकार का मैप है। आप यहां पर देखिए, ये चित्र मैंने आपको दिया है 1.2 में, आप ये बताइए कि ये कैसा मैप है, ठीक है, टाइप ऑफ मैप। यहां तक आज की वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही एजुकेशनल और टू द पॉइंट वीडियोस मिलती रहें फ्यूचर में भी। कमेंट करके आप वो चीज पूछ सकते हैं जिसे मैं आपको समझाने में सफल नहीं हो सका, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। अब अंत में आपको छोड़कर जाता हूं एक इंस्पिरेशनल कोट के साथ। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, एवरी इंडिविजुअल हैज अ राइट टू एन एजुकेशन दैट विल इनेबल हिम टू डेवलप हिज फैकल्टीज एंड लिव अ फुल ह्यूमन लाइफ। इस कोट को आप आत्मसात कीजिए, समझिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।